दोस्तों एक जनाजा 6 दिन का सफर 3 देशों की सरहदें और ठीक उसी वक्त जब यह ताबूत सरहद पार कर रहा था समुंदर में मिसाइल दागी जा रही थी। दोस्तों ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये जुलाई 2026 की हकीकत है। लाल कपड़े में लिपटा यह ताबूत ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनई का है। वही खामनई जो दशकों तक ईरान की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे रहे हैं और जिनकी मौत अमेरिका हमला में हुई थी, लेकिन मौत के 4 महीने बाद भी उनका दफन नहीं हो पाया है। और जिस रात उनका ताबूत आखिरकार ईरान की सरहद पार कर रहा था, ठीक उसी रात अमेरिका ईरान पर दर्जनों ठिकानों पर हमला बोल देता है। एक तरफ करोड़ों लोग मातम में डूबे हुए थे, दूसरी तरफ बंदरगाह पर धमाके गूंज रहे थे। दोस्तों क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या इस जनाजे के पीछे कोई गहरी सियासी चाल छिपी हुई है? हम इन सभी चीज़ों को बड़े गहराई से देखेंगे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए और वीडियो को लाइक करिए और लाइक करके पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए कि आखिरकार यह पूरी कहानी क्या है। दोस्तों आज की स्टोरी में हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। दोस्तों पहला, खामनई का शव 4 महीने तक दफन क्यों नहीं किया गया था। दूसरा मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि उनके जनाजे के लिए इराक को ही क्यों चुना गया, वो मुल्क जिससे कभी ईरान की खूनी जंग हुआ करती थी। और दोस्तों मेरा तीसरा सवाल यहाँ पर यह है कि जनाजे के ठीक उसी हफ्ते सीज फायर क्यों टूट गया। चलिए आइए हम लोग इस बात को, इन तीनों क्वेश्चन को बड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में अमेरिका और इजराइल के हमले के बीच तेहरान में खामनई के दफ्तर पर एक हवाई हमला होता है। उस हमले में खामनई अपने परिवार के कई सदस्यों समेत मारे जाते हैं। यह खबर पूरे सिया जगत को झकझोर कर रख देती है। उनकी मौत के फौरन बाद मुस्तफा खामनई को नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उस वक्त युद्ध चरम पर था। दोस्तों बमबारी के बीच इतने बड़े धार्मिक राजनीतिक नेता का सार्वजनिक जनाजा निकालना नामुमकिन था। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक शव को धार्मिक और कानूनी परंपरा के हिसाब से पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सुरक्षित रखा गया था। 3 हफ्ते पहले जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हुआ, जिसमें समुद्री रास्ता खोलने और 8 दिन के भीतर बड़ी डील पर बात करने का शर्त रखी गई थी, तभी ईरान ने वह काम करना शुरू कर दिया जो महीनों से अधूरा था। लेकिन यह कोई साधारण अंतिम संस्कार नहीं था दोस्तों। 6 दिन का भव्य कार्यक्रम तैयार किया गया था। तेहरान से शुरू होकर कौम, फिर इराक के नजफ और करबला होते हुए आखिर में मशहद में दफन के साथ खत्म होने वाला था। और दोस्तों सरकार ने इसी दौरान करोड़ों की तादाद में रोटियां बनवाई थी। हजारों मस्जिद और स्कूल बाहर से आने वाले लोगों के लिए खोल दिए गए थे। दुकानों को 24 घंटा खुला रखने का आदेश भी दिया गया था। मकसद साफ था, 1989 में हुए ईरान के संस्थापक नेता खामनई के जनाजे से भी बड़ी भीड़ जुटाना था, जो उस वक्त इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ मानी जाती थी। तो सवाल यहाँ पर दोस्तों ये उठता है कि यह इंतजार शुरू में मजबूरी थी, लेकिन क्या बाद में इसी जानबूझकर एक बड़े मौके में तब्दील कर दिया गया था। दोस्तों इस पूरे जनाजे का सबसे भावुक और सबसे राजनीतिक मोड़ इराक का शहर नजफ है। यह शहर दुनिया भर के करोड़ों सिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र जगह में गिना जाता है, क्योंकि यहीं पर पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली की दरगाह है। सिया परंपरा में जो दर्जा ईसाइयों के लिए वैटिक का है, वही दर्जा सियाओं के लिए नजफ का है। दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि नजफ से खामनई का एक पुराना और अधूरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। सन 1957 में 18 साल की उम्र में एक नौजवान मदरसा छात्र पढ़ाई के लिए इसी शहर पहुंचा था। उसने वहां के बड़े धर्मगुरुओं से शिक्षा ली और सपना देखा कि वो यहीं पर रहकर एक बड़ी आलिम बनेगा। लेकिन पिता के बुलावे पर उसने वापस ईरान के शहर कौम लौट गया। वही छात्र आगे चलकर ईरान का सर्वोच्च नेता भी बन गया। और दोस्तों लगभग 70 साल बाद नजफ में लौटा, मगर इस बार एक ताबूत में था। लेकिन इस भावुक कहानी के पीछे एक बड़ी सियासी परंपरा भी छुपी हुई है। सदियों से सिया धर्म जगत में 2 बड़े केंद्र आमने सामने रहे हैं, इराक का नजफ और ईरान का कौम। नजफ की परंपरा हमेशा से यही रही है कि धर्मगुरुओं को सत्ता से दूर रहना चाहिए था दोस्तों, जबकि ईरान का पूरा सिया ढांचा इसके उलट रहा है, जहां सबसे बड़ा धर्मगुरु ही देश का सबसे बड़ा शासक भी होता है। तो जब ईरान अपने सर्वोच्च नेता का ताबूत उसी नजफ की गलियों से गुजारता है, तो क्या यह श्रद्धांजलि था या शिक्षा जगत की धर्म विरासत पर एक सीधा दावा है?
और इससे भी हैरान करने वाली बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि यही इराक वह देश है जिससे 80 के दशक में ईरान के 8 साल तक खूनी जंग भी लड़ी गई थी। और खुद खामनेई उस दौर में ईरान के राष्ट्रपति थे। आज वही इराक उसके जनाजे के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। वक्त और सियासत दोनों कैसे करवट लेते हैं, इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं दिख सकता है। और दोस्तों जनाजे का अगला पड़ाव करबला है, जहां इमाम हुसैन की दरगाह है, शिया परंपरा में शहादत का सबसे बड़ा प्रतीक, जहां 1400 साल पहले इमाम हुसैन को अपने बेहतर साथियों के साथ शहीद किया गया था। ताबूत पर चढ़ा लाल कपड़ा भी इसी परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो तब तक नहीं उतरता है जब तक शहीदों के खून का हिसाब नहीं लिया जाए। सरकारी बयानों में भीड़ के भीतर दो ही नारे गूंज रहे थे, दुश्मन से लड़ाई और नेता के खून का बदला। और ईरान का बदला कैसा होता है, इसकी एक मिसाल इतिहास में पहले से मौजूद है। साल 2020 में जब अमेरिका ने इमाम जनरल कासिम सुल्तानी को मारा था, तो ईरान ने फौरन बड़ा हमला नहीं किया था, बल्कि लंबा खेल खेला था। यानी लाल कपड़ा किसी एक तत्कालीन हमले का नहीं है, बल्कि एक लंबी रणनीति का ऐलान भी हो सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जिस रात खामनेई का ताबूत नजफ के हवाई अड्डे पर उतर रहा था, ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री खुद वहां मौजूद थे। ठीक उसी रात अमेरिका ने ईरान के 80 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया था। निशाना पर था ईरान का तेल नियंत्रण और सबसे बड़ा केंद्र और कई अहम बंदरगाह। और दोस्तों अमेरिका अधिकारी खुद मानते हैं कि यह जवाब जानबूझकर बड़ा रखा गया था। साथ ही अमेरिका ने वह छूट भी वापस ले ली है जो सीज फायर की सबसे अहम शर्तों में से एक थी। ईरान का तेल बेचने की इजाज़त भी उसने वापस ले ली है। और दोस्तों इससे पहले ही हार्मुज जलमोरिथम में ईरान के 3 मालवाहक जहाज़ों पर हमला किया था और चेतावनी दी थी कि तय रास्ता से नहीं चलने वालों की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है। यही वो तंग रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग हर 5वां तेल का जहाज गुजरता है। और भारत के लिए भी यह एक बेहद अहम व्यापारिक रास्ता है, क्योंकि हमारे यातायात कच्चा तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। हमले की खबर आते ही तेल की कीमत में उछाल आ गई है, और अगर यह रास्ता दोबारा लंबे समय के लिए बंद हुआ तो भारत में पेट्रोल, डीजल और माल ढुलाई की महंगाई और असर सीधे हमारे जेब पर पड़ेगी। मतलब हम सब आम आदमी की जेब पर पड़ेगी अगर वहां पर लड़ाई और बढ़ता है तो। और दोस्तों जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कुवैत और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन दागी, क्योंकि वहां अमेरिकी सैनिक जो है वह तैनात है। यानी यह टकराव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कतर, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन तक पूरी खाड़ी क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया है। और यही भारत के लिए चिंता का एक वजह भी है। और दोस्तों जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कुवैत और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन दागी है, क्योंकि वहां पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यानी यह टकराव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कतर, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन तक पूरी खाड़ी क्षेत्र इसकी चपेट में आ गए हैं। और यही भारत के लिए चिंता का एक वजह भी है। इन्हीं खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय काम करते हैं, जो हर साल अरबों डॉलर देश भेजते हैं। भारत सरकार ने भी इस पूरे मामले को कितना गंभीरता से लिया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि खामनेई के जनाजे में भारत का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी भेजा गया था। और दोस्तों इसी हफ्ते हुए तुर्की के अंकारा में हुए नाटो सम्मेलन के मंच से अमेरिका राष्ट्रपति ने साफ ऐलान कर दिया कि उनके लिए सीज फायर अब खत्म हो चुका है। ना कोई डील, ना कोई बातचीत, सिर्फ वक्त की बर्बादी। यानी जो समझौता महज 3 हफ्ते पहले खुद उन्हीं की जुबान से हुआ था, वह उन्हीं की जुबान से अब दफन भी हो गया है। ईरान ने पलटवार सारा दोष अमेरिका पर डाल दिया है, यह कहते हुए कि पहले हमला करने वाला और बाद में तेल पर पाबंदी लगाने वाला वही है। तो क्या दोस्तों सचमुच यह इत्तेफाक है कि जिस हफ्ते जनाजा इराक पहुंचा, उसी हफ्ते समुंदर में जहाज जली और उसी हफ्ते नाटो के मंच से सीज फायर की मौत का ऐलान भी हो गया। और यह एक सोची समझी टाइमिंग है, जहां जनाजा सिर्फ शोक नहीं बल्कि ताकत का एक खुला संदेश बन गया। जानकारों का मानना है कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्हीं के मंच पर नीचा दिखाना चाहता था, ये कहकर कि तुम अपने सम्मेलन में तेल के रास्ते की सुरक्षा पर
भाषण दो और वो वहां का रास्ता बंद करके दिखा देंगे। दोस्तों इस पूरे कहानी में एक और गुत्थी है, खुद नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई अपने पिता के जनाजे में नजर नहीं आए, जबकि उनके बाकी दो भाई मौजूद थे। मार्च से लेकर अब तक उनकी कोई सार्वजनिक तस्वीर भी नहीं आई है और ना ही वीडियो और ना ही आवाज़ सामने आई है। उनके सारे बयान लिखित संदेश के जरिए सरकारी टीवी पर पढ़े जाते हैं। आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि उन्हें जान का खतरा है और यह डर बेबुनियादी भी नहीं है, क्योंकि मार्च में ईरान के एक बड़े सुरक्षा अधिकारी की हत्या भी हो चुकी है। पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट का दावा है कि जिस हमले में उनके पिता मारे गए थे उसी में मुस्तफा भी गंभीर रूप से घायल हुए थे और उसी हमले में उनकी पत्नी और बेटे की भी मौत हो चुकी थी। और दोस्तों ईरानी सरकार ने इसे मामूली चोट बताई थी, बस 2-3 टाके और उसी रात अस्पताल से घर लौटने की बात भी कही गई थी। जबकि दूसरी रिपोर्ट कई सर्जरी और गंभीर घाव की बात कही जाती है, यहाँ तक कि बोलने की तकलीफ के बारे में भी बात कही जाती है। सच कहीं इन दोनों दावों के बीच में है और अभी तक दोस्तों इसकी पुष्टि करना मुश्किल भी है। यह भी कहा जा रहा है कि उन तक संदेश हाथों से लिखी चिट्ठी और कोरियर के जरिए एक लंबे चैन के जरिए पहुंचाया जाता है, ताकि कोई सिग्नल पकड़कर उनका ठिकाना ना ढूंढ पाए।